भारत इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार बना अंडर 19 विश्व कप का चैंपियन। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर की इनामों की बौछार। भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का अहमदाबाद में पहला मुकाबला आज। कैसी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अब तबीयत? पीएम मोदी ने भी भेजा शुभ संदेश। पीएम मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण और दिया वैश्विक संदेश। और कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अब हाईकोर्ट भी मसला पहुंच गया है। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों को जानिए टॉप 9 देश की बात। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप का खिताब 5वीं बार अपने नाम कर लिया है। वेस्टइंडीज के एंटीगुआ में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत को जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य मिला था। जीत के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 48वें ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से शेख रशीद और निशांत सिंधु ने अर्धशतक लगाया। आखिर में दिनेश बाना ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर भारत को विश्व विजेता बना दिया। भारत को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 5वीं बार चैंपियन बनाने में ऑलराउंडर राज बावा का अहम रोल रहा। राज ने पहले गेंदबाजी में 31 रन देकर इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, फिर बल्लेबाजी में अहम 35 रन जोड़े। राज बावा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बीसीसीआई ने विश्व विजेता टीम के हर खिलाड़ी को 40-40 लाख रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान किया है, जबकि हर सपोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल 2000 में भारतीय टीम पहली बार विश्व विजेता बनी थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज अहमदाबाद में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने से टीम इंडिया की परेशानी बढ़ गई है। कोरोना की वजह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित शर्मा की ये बतौर कप्तान पहली सीरीज है। सीरीज के बाकी दोनों मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही 9 और 11 फरवरी को खेले जाएंगे। स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की तबीयत शनिवार को फिर से बिगड़ गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मशहूर सिंगर और उनकी बहन आशा भोसले ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कहा कि दीदी की हालत अब स्थिर है और उन पर दवाइयों का असर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचकर लता जी का हाल जाना और कहा कि पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि जल्द स्वस्थ होकर दीदी अपने घर लौटें। पीएम मोदी ने भी उनके लिए अपना शुभ संदेश भेजा है। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे और कई बॉलीवुड सितारों ने भी अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने कल हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण किया। लोकार्पण से पहले पीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण पर पीएम मोदी ने कहा कि संत रामानुजाचार्य के समानता के विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। उनके मुताबिक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी और भारत की प्राचीन पहचान को मजबूत करेगी। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण समारोह के दौरान पीएम मोदी को एक बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने भी बच्चे को आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कुछ समय निकालकर फार्म में फसलों को भी देखा। इस दौरान उन्होंने चने की फलियां भी तोड़कर खाई। कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हाई कोर्ट में हिजाब को इजाजत देने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले वकील के मुताबिक सरकार की गाइडलाइंस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहनावे पर किसी तरह की रोक लगाने की वकालत नहीं करती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसा करके अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तैयारी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के साथ कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस कल से यानी 7 फरवरी से शुरू होने जा रही है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,05,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 865 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 33,538 नए केस सामने आए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज पीएम मोदी तीसरी वर्चुअल रैली के जरिए किन जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे? यूपी और गोवा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज। सीएम योगी आज कहां करेंगे प्रचार? बीएसपी प्रमुख मायावती की आज कहां होगी जनसभा? चुनावी राज्यों में आज होने वाले प्रचार से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत पीएम मोदी आज तीसरी वर्चुअल रैली करेंगे। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। इसके जरिए पीएम आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके अलावा पीएम आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी वर्चुअल रैली के जरिए नॉर्थ गोवा के 20 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए बागपत और अमरोहा का दौरा करेंगे।
अमित शाह यहां गुर्जर और जाट बाहुल्य क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमरोहा में गजरौली के रमाबाई डिग्री कॉलेज के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी यहां छर्रा और इगलास विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनका खोल विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर में कार्यक्रम संभावित है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम की रैलियों को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए बुंदेलखंड के हमीरपुर का दौरा करेंगे। राजनाथ यहां सुमेरपुर और राठ में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज प्रजापति के लिए वोट मांगेंगे। दूसरी ओर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर का दौरा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मैनपुरी और करहल विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे और गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर और शामली में 4 चुनावी विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम मायावती आज अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष की जनसभा शहर के नुमाइश मैदान में होगी। बीएसपी के अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आयोग की तरफ से अभी तक 500 लोगों की जनसभा की इजाजत है। हमारे स्तर से उतनी ही तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में चुनाव प्रचार करेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। ओवैसी आज देवबंद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद देवबंद के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। देवबंद के अलावा ओवैसी उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के तहत शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के समर्थन में नोएडा सेक्टर 12 में रोड शो निकाला। इससे पहले उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर पंकज सिंह के लिए वोट मांगा और लोगों को पैम्पलेट देकर बीजेपी को वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश और गोवा के लिए आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। राहुल गांधी आज करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। शारदा प्रताप शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर क्या कहा और क्यों दर्ज हुआ अजय राय के खिलाफ केस। चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी। बीजेपी राज्य मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा बीजेपी के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पंजाब में सीएम फेस का ऐलान करेंगे। इसके लिए लुधियाना में एक वर्चुअल रैली रखी गई है। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी ही अगले सीएम फेस होंगे और सिद्धू को लेकर बीच का रास्ता राहुल गांधी ही उन्हें बताएंगे। पंजाब कांग्रेस पर आजकल साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। पंजाब यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सीएम चन्नी की बड़ी सी फोटो ट्वीट कर उसके कैप्शन में लिखा है कि ईडी की रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी झुकेगा नहीं, ये पंजाब का शेर है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का ये पोस्टर वायरल हो रहा है। पंजाब के होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने चुनाव प्रचार के दौरान सूबे की कांग्रेस सरकार पर हमला किया और कहा कि अगर पंजाब के करोड़ों लोग सुरक्षित नहीं होते, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सुरक्षित नहीं होते, तो मेरी सुरक्षा का कोई मामला नहीं है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसपी के वरिष्ठ नेता और मुलायम शिवपाल के करीबी रहे शारदा प्रताप शुक्ला ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो लखनऊ और उन्नाव में अखिलेश का सुपड़ा साफ कर देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो के दौरान यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने नारे लगाए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा की नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि प्रियंका ने नारे लगाने वालों को भी कांग्रेस का पंपलेट देकर वोट करने की अपील की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर विवादित बयान मामले में वाराणसी के पिंडरा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ शनिवार को फूलपुर थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग, बगैर इजाजत जनसभा सहित अन्य आरोपों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अजय राय ने इसे सियासी केस करार दिया है।
उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिद्वार में लोगों से 4 बड़े वादे किए, जिनमें सत्ता में आने पर 4 लाख लोगों को रोजगार देना और एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से कम करना प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में पीएम हुआ करते थे, लेकिन अब पीएम नहीं राजा हैं। राजा ना सुनेगा, ना बात करेगा, सिर्फ अपना फैसला लेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पार्टी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में बनवसा से टनकपुर तक रोड शो निकाला और गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी शासनकाल में जनहित में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए फिर से सरकार बनाने की अपील की। इससे पहले उन्होंने खटीमा में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। यूपी में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने निकले किस पार्टी के उम्मीदवार को विरोध का सामना करना पड़ा? बीजेपी के उम्मीदवार ने क्यों जनता से मांगी माफी? बिजनेसमैन बने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने अब कौन सा प्रोडक्ट बाजार में उतारा है? और कहां शादी समारोह में जश्न में की गई फायरिंग में सेना के जवान की मौत हो गई? राज्यों की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राज्य विशेष में। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग के लिए अब 4 दिन रह गए हैं। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जी जान से लगे हैं, लेकिन कई जगहों पर उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है। बागपत के छपरौली विधानसभा के आसरा गांव में बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र सिंह रमाला का काफिला जैसे ही पहुंचा, आरएलडी समर्थकों ने विरोध करते हुए उन्हें अपनी ही पार्टी का झंडा दिखाकर नारेबाजी की। इसके जवाब में रमाला ने भी बीजेपी का झंडा लहराया। वोट के लिए नेताओं को अब जनता के सामने अपनी गलतियों और वादे पूरे नहीं करने पर माफी मांगनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज में बीजेपी विधायक सीपी शुक्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोरोना काल में उनसे कोई गलती हुई हो तो वो क्षमा मांगते हैं। जहाँ भी हमसे मुझसे गलती हुई हो, मैं एक बार क्षमा मांगता हूँ। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाने लगे हैं। लालू राबड़ी के नाम से अगरबत्ती समेत कई प्रोडक्ट बाजार में उतार चुके तेज प्रताप अब एलआर ब्रांड के नाम से चावल और मल्टीग्रेन्स को भी बाजार में लॉन्च कर दिया है। आने वाले दिनों में वो और प्रोडक्ट बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आएगा, पब्लिक का जो डिमांड करेगा उसको करते दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पिथुआ खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में जश्न के दौरान हुई फायरिंग में सेना के जवान उज्जवल यादव की गोली लगने से मौत हो गई। अचानक हुई इस दुखद घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। फायरिंग का आरोप बारात में आए रायबरेली के रहने वाले मूलचंद यादव पर है। फायरिंग करने वाले मूलचंद मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में कई इलाकों में दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दलित युवती की गैंगरेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। युवती का शव बागीचे से मिला है। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस वारदात के कुछ ही घंटे में आरोपियों की पहचान कर उन्हें पास के ही गन्ने के खेत से आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। पकड़ा गया आरोपी पुलिस की गोली से घायल है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच बीती रात हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल होने के बाद पकड़े गए, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश अमरीश उर्फ रोहित और बंटी उर्फ योगेश के पास से 2 तमंचे और 4 कारतूस मिले हैं। इन बदमाशों ने 23 जनवरी को एक सेल्समैन से 1,30,000 की लूट की थी। बदमाशों के पास 80,000 से ज्यादा कैश भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के सुरीर में पटाखों के गोदाम में धमाका होने से गोदाम का मालिक बुरी तरह से घायल हो गया। धमाके में गोदाम पूरी तरह से जमींदोज हो गया और आसपास के कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाका किन वजहों से हुआ इसका पता अभी नहीं चला है। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नेशनल हाईवे पर कल हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए शख्स के जन्मदिन की पार्टी करने चारों दोस्त गाड़ी से निकले थे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। कल वसंत पंचमी के मौके पर टिहरी नरेश के राज दरबार में महाराजा मनुजेंद्र शाह ने इसकी घोषणा की। सुबह 6:15 की ब्रह्म बेला में कपाट खोले जाएंगे। महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। मंदिर हर साल सर्दियों के आते ही श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में इसे दोबारा खोला जाता है। कर्ज लेने चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके मंत्री क्या देखकर हुए हैरान? बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग में शामिल होने पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को स्टेडियम में क्यों आ गई नींद? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक नेता ने इमरान खान को क्यों बताया पाखंडी? और एलएसी पर चीन की नई चाल क्या है? पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश।
चीन से कर्ज मिलने की आस में बीजिंग विंटर ओलंपिक में शामिल होने पहुंचे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके मंत्री फवाद चौधरी के बीच स्टेडियम में हुई बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फवाद चौधरी कह रहे हैं कि क्या बढ़िया स्टेडियम बनाया है। इस पर इमरान कहते हैं कि लेवल ही अलग है इनका। बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्टेडियम में झपकी लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पुतिन उस वक्त सो रहे हैं जब यूक्रेन की टीम स्टेडियम में मार्च कर रही थी। यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे पुतिन यूक्रेन की टीम को देखकर जानबूझकर आंखें बंद कर ली या उन्हें सच में नींद आ गई, ये तो पुतिन ही जानते होंगे। चीन से कर्ज लेना पाकिस्तान के लिए आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है। कर्ज के लिए चीन की हर मांग मानने को इमरान खान तैयार दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि कर्ज के एवज में इमरान सरकार ग्वादर में लगे बिजली संयंत्र को प्राथमिकता के आधार पर हरी झंडी देने को राजी हो गई है। अगर ऐसा होता है तो ग्वादर प्लांट से बिजली चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दी जाएगी, जिसके बाद इलाके में बिजली की भारी कमी हो सकती है। जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए हर दिन आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को पीओके के नेता अहमद कश्मीरी ने ही घेरा है। महमूद ने कश्मीर की तबाही के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के अध्यक्ष महमूद कश्मीरी ने पीओके के हालात पर चिंता जताते हुए इमरान सरकार को पाखंडी बताया है। उन्होंने 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने पर भी सवाल खड़े किए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच भीषण जंग जारी है। पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर अब भी बलूच विद्रोहियों का कब्जा बना हुआ है। पूरे इलाके में पाकिस्तान की सेना ने कर्फ्यू लगा रखा है। बलूच विद्रोहियों ने अब तक 170 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। पिछले 3 दिनों से चल रही जंग की वजह से पंजगुर में लोग राशन पानी की कमी से परेशान हैं। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भी खत्म होने की कगार पर है। कर्ज के लिए दुनिया भर में गुहार लगा रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को सऊदी अरब से भी झटका लगा है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इमरान खान ने सऊदी अरब से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसको लेकर सऊदी अरब के साथ पिछले साल हुआ $20 अरब का करार अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। एलएसी पर चीन हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहा है। अब चीन सीमा पर यथास्थिति को बदलने के लिए सलामी स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पहले तो चीन आक्रामक रुख अपनाकर दूसरे दावेदारों को परखता है और फिर जबरदस्त प्रतिरोध होने पर पीछे हटता है। इसी नीति के तहत चीन एलएसी के पास कई गाँव को भी बसा चुका है। चीन ये चाल दूसरे देशों की भूमि पर कब्जा जमाने के लिए चलता है। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फांसने के बाद चीन अब भारत समर्थक तमिलों पर डोरे डाल रहा है। खुद श्रीलंका में मौजूद चीन के राजदूत जाफना का दौरा कर रहे हैं। दिसंबर में चीनी राजदूत ने जाफना के तमिल मछुआरों से मुलाकात कर कई गिफ्ट भी बांटे। इस इलाके में मौजूद तमिलों को भारत समर्थक माना जाता है। ऐसे में चीन के इस इलाके में एक्टिव होने से भारत की चिंता बढ़ गई है। विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने बीजिंग दौरे पर पहुंचे यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को साझा सुरक्षा के लिए आतंकवाद और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए, जबकि क्राउन प्रिंस ने कहा कि मध्य पूर्व में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन की मदद करने को तैयार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।